हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लीकेजेस जो हमारे एयर कंडीशनर्स में होती हैं, गैस लीकेजेस। क्या एरर कोड्स आते हैं और कौन सी और दूसरी ऐसी वजह हैं जिसमें हम समझ लेते हैं कि कहीं गैस लीक है। तो बहुत डिटेल से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इंडेक्स है आपके सामने, इसी हिसाब से हम लोग बातचीत करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में एरर कोड अलग अलग आ सकते हैं। कुछ ओल्ड मॉडल्स हैं उसमें एरर कोड्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जहाँ गैस लीकेज होगा तो एरर कोड भी आपको विजिबल मिलेंगे, जिन मॉडल्स में एरर कोड से डिटेक्ट हो जाता है। और बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको हम गलती से गैस लीकेज समझ लेते हैं। तो डिटेल में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अब वो प्रश्न, वो सवाल जो हमको कस्टमर से पूछना चाहिए, हर चीज़ पढ़ के आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सामने लिखा है। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं होती है तो रोक के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हम कस्टमर से पूछेंगे कि आपके पैनल के ऊपर क्या एरर आ रहा है, क्या इससे पहले कभी सर्विस हुई थी, तो क्या अंडरस्टैंड कर सकें कि ऐसा तो नहीं कि सर्विसिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई है। या एरर से भी हम, जैसे हमने पहले देखा, पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा रेफ्रिजरेंट लीक कर गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमने कुछ रिपेयरिंग की है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो छोटी छोटी बातों को अगर हम पता कर लेंगे तो हमको वहाँ पे पहुँचकर डिफेक्ट को रिपेयर करने में आसानी होगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट कम होता है और कहीं ना कहीं रिलेटेड टू गैस लीक में हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत बार गैस लीक हो सकती है, बहुत बार गैस लीक नहीं भी हो सकती, बट कूलिंग इफेक्ट हमारा अगर कमज़ोर पड़ रहा है, प्रॉपर कूलिंग कस्टमर को नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें सारी हो सकती हैं। तो अब हमारे पास फिर वही सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिकली हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकता है, मैकेनिकल क्या हो सकता है, यूसेज से रिलेटेड, या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, सर्विस हुई है कि सर्विस नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब हम आपके साथ में सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं कि किस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी डिफेक्ट जो हमारे सामने आ रहा है, अगर हमारे पास बेसिक उसकी नॉलेज है कि किस सिस्टम से हम आगे बढ़ें, तो ज़्यादा आसानी से हम उसको चेक कर सकते हैं। कमरे का तापमान देखेंगे, सेंसर को चेक करेंगे। नॉर्मली सेंसर की टेस्टिंग बहुत इजी है। सेंसर हमारे रूम में दो होते हैं, एक कॉइल पर अटैच होता है और एक रूम के अंदर होता है, जो एयर को सेंस करता है और उसी को सेंस करके हमारी कूलिंग को डिसाइड करता है। तो सेंसर की पोजीशन, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सेंसर में डिफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे सेंसर लगा है वहाँ पे फंगस आ सकता है, प्रॉपर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से कॉइल को भी हम लोग देखेंगे, कॉइल गंदा हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, फिल्टर गंदा हो सकता है। इंटरनल जो हमारे पीसीबी के कनेक्शंस हैं, आईडीयू के, ओडीयू के लूज हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। पाइप की पिंचिंग हो सकती है, इंडोर का फैन डिफेक्टिव हो सकता है, कंप्रेसर के अपने डिफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। और बहुत बार हम क्या डिटेक्ट कर लेते हैं कि शायद लेस गैस हो गई है या गैस लीक कर गई है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से डिफेक्ट के लिए हमको किन पॉइंट्स को चेक करना है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हमेशा हमको क्लियर होना चाहिए। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थ, अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं। जो सप्लाई लाइन और न्यूट्रल में है, वही सप्लाई लाइन और अर्थ में भी होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। एक अच्छा सा मल्टीमीटर जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, अच्छी क्वालिटी का जो सामान आप रखते हैं, तो हमेशा आपको रिजल्ट्स सही मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके सामने लिखा है कि अर्थ और न्यूट्रल इंपॉर्टेंट है, कोई सप्लाई इसमें नहीं मिलना चाहिए। जो सप्लाई फेस न्यूट्रल में, सेम सप्लाई आपको फेस और अर्थ में। तो बहुत बार अभी जो हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर चल रहे हैं, अर्थ और न्यूट्रल में अगर 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट सप्लाई दिख रही है, दोस्तों ये हमारी आउटडोर की, इंडोर की पीसीबी के कम्युनिकेशन एरर को भी डिफेक्टिव कर सकती है और बहुत सी खराबियां पैदा कर सकती है। तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है और अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले सेंसर को देखेंगे, जो हमारे रूम का सेंसर होता है। दो सेंसर्स होते हैं, एक हमारे ट्यूब की सेंसिंग करता है कि उसमें आइस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, दूसरा जो है वो रूम के एयर को सेंस करता है। तो ये दोनों सेंसर किलो ओम में अपना रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इसका पूरा एक चार्ट आता है, और जब ये सेंसर ख़राब होते हैं तो E1, E2 करके अलग अलग
मॉडल्स में अलग अलग एरर कोड्स आपको नज़र आते हैं। तो सेंसर का डिफेक्ट हो सकता है अगर कूलिंग इफेक्ट कम हो रहा है। इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं सेंसर को गर्म और सेंसर को ठंडा करके। जब हम, क्योंकि एनटीसी सेंसर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सेंसर जब ठंडे किए जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब गर्म किए जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो हल्का सा गर्म करके हल्का सा ठंडा करके हम इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। किलो ओम में हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा। जहाँ पे सेंसर लगा होता है वहाँ पे 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको नॉर्मली मिलेगी। तो जैसे हम लोग कह रहे थे, दो तरह के सेंसर बेसिकली रूम में होते हैं, एक कॉइल पर अटैच्ड होता है और एक हमारा एयर पे होता है। ऑलमोस्ट एक तरह के दोनों सेंसर्स होते हैं। कुछ सेंसर बाहर भी यूज़ होते हैं जो 10, 15 या 50 किलो ओम के हो सकते हैं। इंडोर के सेंसर नॉर्मली जो है वो 10 किलो ओम के अंदर ही होते हैं। तो सेंसर की टेस्टिंग का प्रॉपर तरीका आपको आना ही चाहिए। हमारा जो इक्विपमेंट है, हम जो मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पियर देखने की फैसिलिटी होती है। इसकी मदद से हम अपने सेंसर का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ER लिख के आ रहा है, E1 लिख के आ सकता है, E2 लिख के आ सकता है, E3 लिख के आ सकता है। तो मॉडल टू मॉडल ये डिफ़र करते हैं। तो कभी भी अगर आप प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि क्या हमारे रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आ रहा है, कितना हमारे सेंसर पे वोल्टेज आ रहा है और कितना हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 किलो ओम दिखा रहा है। ठंडा करेंगे तो बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो घटेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हम करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। वोल्टेज का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली जितने भी सेंसर्स हैं इन पर आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा पीसीबी के ऊपर। जो सप्लाई सेंसर को जा रही है, प्रोसेसर से कंट्रोल होकर ये सप्लाई आपके सेंसर तक पहुंचती है, दैट इज 5 वोल्ट डीसी। तो ये दो चीज़ें हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। जो आप सेंसर पे देख रहे हैं सप्लाई, सेम सप्लाई जो है वो आपको पीसीबी पे भी दिखेगी। जब सेंसर लगा है तो इस सप्लाई में आपको वेरिएशन मिलेगा। जैसे जैसे सेंसर ठंडा होता जाएगा वोल्टेज में वेरिएशन आता जाएगा। जैसे जैसे सेंसर गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें चेक करी, बल्कि 3 चीज़ें चेक करी। एक सेंसर निकाल के वहाँ पे वोल्टेज, दूसरा सेंसर का रेजिस्टेंस, तीसरा सप्लाई देने के बाद सेंसर में चेंजेस, वोल्टेज में चेंजेस, जब हमने सेंसर को कनेक्ट कर दिया है पीसीबी के ऊपर। नमस्ते, ये विंडो एससी का डिस्प्ले पीसीबी है। तो यहाँ पे डिस्प्ले पीसीबी दोस्तों दिख रहा है और ये डिस्प्ले पीसीबी हम लोग सेंसर यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। इससे एरर जो भी शो कर रहा था उसमें हमने सेंसर्स को अलग किया। अलग करने के बाद अब हम सेंसर का अलग देखेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। देखिए जैसे सेंसर को अलग किया, यहाँ पे ये एरर कोड जो है वो आना शुरू हो गया। तो हम सेंसर का रेजिस्टेंस भी देखेंगे और वहाँ पे आने वाली सप्लाई को भी चेक करेंगे। क्या सप्लाई आ रही है जो हम लोगों ने बात करी थी, 5 वोल्ट डीसी। 5 वोल्ट डीसी यहाँ पे आएगी, एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। और जब हम इसको सेंसर को फिट करेंगे पीसीबी के ऊपर और हम इसको पानी में डालेंगे, निकालेंगे, तो उसमें भी हमको वेरिएशन दिखाई देने वाला है। तो जैसे जैसे ठंडा करेंगे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है सेंसर का। वोल्टेज चेक करेंगे इसी कंडीशन में तो वोल्टेज में भी वेरिएशन आने वाला है। तो डीसी वोल्टेज हम लोग देख रहे हैं डाउन हो रहा है जैसे जैसे सेंसर को कूल कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये टेस्टिंग कर सकते हैं आसानी से। एक रेजिस्टेंस चार्ट भी आता है, आप लोगों के पास रेजिस्टेंस चार्ट होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे क्या किलो ओम में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 5 सेकंड हम यहाँ पे रुकेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। कई बार कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है, तब भी हमको लगता है कि ये, कई बार हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि लेस गैस है,
लेकिन लेस गैस में और पंपिंग डाउन में बहुत मेजर डिफरेंस है, प्राइस का ही डिफरेंस है। पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर चेंज होगा। अब जो भी कंप्रेसर का प्राइस है 4000, 4500, 5000, 8000, डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेसर के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो अब कस्टमर को ज़्यादा पे करना होगा। अगर हमने गैस लीक डिटेक्ट कर लिया है और हम कुछ 1500, 1800, 2000, 2200 में काम कर रहे हैं, और जब हमने देखा कि कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है, तो फिर कस्टमर बोलेगा अरे अभी तो आपने थोड़ा पैसा बताया था, अभी आप बता रहे हैं 8000 रुपये लगेंगे। तो टेस्ट करना हमको प्रॉपर आता हो। एम्पेयर की रीडिंग से और सक्शन प्रेशर से हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है, पंप प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नो पंपिंग है तब तो फिर बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर पंपिंग डाउन है, जैसे जैसे पंपिंग डाउन होगी हमारा सक्शन का प्रेशर बढ़ने लगेगा, एम्पेयर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि फिर कंप्रेसर गर्म होने लगता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर नो पंपिंग है तो एम्पेयर की रीडिंग बहुत कम आएगी, और जो स्टैंडिंग प्रेशर है और जो रनिंग प्रेशर है दोनों एक जैसे हो जाएंगे। मान लीजिए आपका स्टैंडिंग प्रेशर R22 है, कुछ 175, 180 के आसपास दिखा रहा है, तो रनिंग प्रेशर भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा। 32 है या 410A है तो उसके जो प्रेशर्स होते हैं यहाँ पे दिख ही रहे हैं सामने, इन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर पंपिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। डाउन है तो बैक प्रेशर बढ़े रहेंगे, ज़ीरो पंपिंग है तो आपका बैक प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से जब कभी भी इंडोर फैन की स्पीड स्लो होती है या इंडोर फैन हमारा ब्लोअर गंदा होता है, तो भी हमको लगता है कूलिंग कम हो रही है। कई लोग जो हैं इसमें भी सोचते हैं कि गैस लीक कर गई है। क्या कर सकते हैं, एक टैकोमीटर हमारे पास होता है। हमने क्या किया है, अभी देखिए यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है, एक टेप लगा दिया है, और हम टैकोमीटर की मदद से, रिफ्लेक्टिव टेप होता है ये, इसके साथ टैकोमीटर के साथ मिलता है ये, इससे हम इसकी स्पीड का पता कर सकते हैं। अब इसकी स्पीड मान ली 1300 RPM है, ±10% होता है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप टैकोमीटर से पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ैन की स्पीड रिड्यूस तो नहीं हो गई। और ये भी याद रखिए कि जब कभी भी हमारा इंडोर का ब्लोअर मोटर में डिफेक्ट आता है तो एरर भी उस पर शो होता है। कहीं H6 लिख के आता है, कहीं E6 लिख के आता है, और भी डिफरेंट मॉडल के हिसाब से एरर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फैन की स्पीड चेक कर सकते हैं। अब ब्लोअर अगर हमारा प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है, शेफ्ट हमारी जैम हो गई है, ये हमारा रोटर है जो हमारे नॉर्मली ब्लोअर के अंदर होता है, ब्लोअर मोटर के अंदर होता है। लेफ्ट साइड में ये सील लगी रहती है, इसके अंदर भी एक बुश होता है, ये सूख गया है, इसकी शेफ्ट में प्रॉब्लम आ गई है, स्लिप कर रहा है, जैम हो रहा है। इन सारी कंडीशंस में कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाने वाला है। कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस होगा तो क्या होने वाला है, कई बार हमारे इंजीनियर फील कर लेते हैं कि शायद रेफ्रिजरेंट कम हो गया है, और जाके रेफ्रिजरेंट चार्ज करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे अंदाजे से हमेशा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, और वो प्रॉब्लम जो कस्टमर के एंड पर है वो सॉल्व भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ड्राई सर्विस, वेट सर्विस, ये दोनों सर्विसेज होती हैं। साल में 1-2 बार ड्राई सर्विस, साल में कम से कम 1 बार वेट सर्विस प्रेशर के साथ हम क्लीन करते हैं। वो झूठ मूठ वाला नहीं कि हमने ब्रश लिया और पानी की डोंगे से हमने उसको साफ़ कर दिया। कभी भी कॉइल प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। हमेशा इसको जैकेट पहना के प्रॉपर प्रेशर पंप से हम कॉइल को, ब्लोअर को अच्छे से क्लीन करते हैं, तब गर्मियों में बढ़िया कूलिंग देता है। तो जब कभी हमारा फिल्टर चोक है, जब कभी हमारा ब्लोअर चोक है, कॉइल चोक है, इन सारी कंडीशंस में कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। और इसको टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, रूम टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर मीडियम हम कर देंगे स्पीड को, 10 डिग्री से 12 डिग्री का चेंज 5 से 10 मिनट में आना ही चाहिए। मान लिए जो ग्रिल में यहाँ पे इनपुट टेम्परेचर है वो 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट में मीडियम स्पीड पर सेंटर ऑफ द ग्रिल में कितना टेम्परेचर आना चाहिए, 10 डिग्री कम होके, कम से कम मतलब 20 डिग्री के आसपास आना ही चाहिए।
धीरे धीरे फिर जैसे रूम टेम्परेचर कम होगा ये आपका ग्रिल टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और ये 8, 9, 10, 12 डिग्री के आसपास आ जाने वाला है। तो इसका भी ध्यान, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लोअर है वो पूरी तरह से मिट्टी से, धूल से चोक हो चुका है। वो जगह जहाँ पे नाला है, वो जगह जहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे जो फ्यूम्स निकलती हैं, उससे जो गंदगी निकलती हैं, वो कई बार हमारे ब्लोअर में ब्लॉकेट कर देती हैं और ये ब्लॉकेट हमारे एयर के फ्लो को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता। तो क्या होता है, आपको एयर डिफ्लेक्टिंग दिखेगी, एक तरफ से तेज़ आ रही है, एक तरफ से धीमी आ रही है। तो जब कभी भी आप एयर कंडीशनर के सामने खड़े हो, मैक्सिमम पे आप एयर को करें तो आपको वो एयर मूव होती हुई दिखेगी, कभी लेफ्ट में जा रही है, कभी राइट में जा रही है। 100% ब्लोअर चोक है या कॉइल चोक है या फिर आपका जो फिल्टर है वो चोक हो गया है। तो इसका भी ध्यान दें। ये सारी चीज़ें कूलिंग को कम करेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रेफ्रिजरेंट लीक हुआ है इसमें से। तो हमारे दोस्तों को चेक करना चाहिए। बहुत क्लियरिटी के साथ दिया है कि हमको प्रेशर पंप की मदद से ही, अच्छा प्रेशर पंप, अच्छा सा जैकेट जो लीक ना कर रहा हो कि कस्टमर की वॉल्स ख़राब हो जाए, फिर आप प्रेशर के साथ में कॉइल को क्लीन कीजिएगा तो फिर कहना ही क्या है, बढ़िया कूलिंग होगी। अब और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पाइप की पिंचिंग हो सकती है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे पिंचिंग हो सकती है, नॉर्मली इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही पिंचिंग होती है, या फिटिंग हो गई है, बाहर जो है वो प्रॉपर हमने कनेक्ट नहीं किया है, प्रॉपर हमने क्लैंपिंग नहीं की है और कोई जानवर आके उसको पकड़ रहा है, अक्सर बंदर आ जाते हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उससे भी पाइप जो है पिंच हो जाता है। पाइप पिंच होगा तो कूलिंग इफेक्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला होता है। पिंचिंग जहाँ हो गई कट करके उसको रिपेयर करें, नहीं तो पूरा चेंज करें अगर आपको लगता है, प्रॉपर उसको ब्रेस करें। कहीं से भी दबा हुआ पाइप हमेशा आपके कूलिंग इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, चाहे वो डिस्चार्ज इन पर दबा हो, चाहे वो सक्शन इन पर दबा हो। मतलब जो आपका लिक्विड लाइन है, जो आपकी गैस लाइन है, पतला वाला पाइप, मोटा वाला पाइप, इन दोनों में अगर कहीं भी पिंचिंग है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कट कीजिए, नया पाइप डालिए, उसमें छोटा टुकड़ा नया डाल सकते हैं, ब्रेस करिए, तब वो आगे बढ़िया काम करेगा। यहाँ पे एक बार फिर से आपको प्रेशर्स दिखा रहे हैं। बहुत से यूनिट में भी गैस लीक कंडीशन में आपको एरर कोड्स आ जाते हैं, तो वैसे ही आपको पता लग जाए कि लीकेज जो है वो कहीं से हो गया है। फिर उसको डिटेक्ट कीजिए, डिटेक्ट करने के बाद उसको रिपेयर कीजिए, रिपेयर करके उसमें दोबारा से गैस चार्ज कीजिए। जब कभी भी गैस लीक कर जाएगी, पूरी तरीके से गैस लीक कर जाएगी, तो आपको स्टैंडिंग प्रेशर एकदम ज़ीरो मिलने वाला है या थोड़ा बहुत दिखे। जब भी आप कंप्रेसर चलाएंगे एकदम से बैक प्रेशर जो है वो आपका पीछे की तरफ भागने लगेगा, वैक्यूम में आ जाएगा। कई बार आपका जो गेज है वो वैक्यूम की तरफ बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर वैक्यूम करके पहले लीकेज चेक कीजिए, लीकेज चेक करने के बाद वैक्यूम कीजिए, वैक्यूम करके अब भूल जाइए दोस्तों इस बात को कि हमें बैक प्रेशर देख के या अंदाजे से गैस चार्ज करना है, एकदम नहीं। तौल के चार्ज कीजिएगा, हमेशा मशीन जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। ये हमारे बेसिक टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने एयर कंडीशनर की सर्विसिंग के लिए, यूज़ करने के लिए, बढ़िया सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डिजिटल मीटर हो, बढ़िया मल्टीमीटर हो हमारे पास, अच्छा सा हमारे पास एक मैनीफोल्ड गेज हो जिसमें हम दोनों टेम्परेचर्स देख सकते हैं, जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, जो वैक्यूम हुआ है, जो हमारे डिफरेंट प्रेशर्स हैं। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर आपके पास, लीक डिटेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। जेन्यून प्रॉपर आपको सिलेंडर्स का यूज़ करना चाहिए। जो डुप्लीकेट सिलेंडर्स होते हैं, जो डुप्लीकेट रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जिसका अता पता कुछ नहीं है, कभी इस्तेमाल ना कीजिए। कोई भी सिलेंडर मार्केट से ख़रीद के उसमें गैस मत भराइए, ब्लास्ट हो सकता है, आपको नुकसानात हो सकते हैं। बढ़िया वैक्यूम पंप इस्तेमाल कीजिए, माइक्रोन गेज आता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा चार्जिंग लाइन का ध्यान रखिए, उसको आप जब बेंड करेंगे अगर उसमें क्रैक डेवलप हो रहे हैं, ये आपको चार्जिंग लाइन इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से अच्छा वेइंग स्केल हो। नाइट्रोजन जब भी इस्तेमाल कीजिए, बिना डबल जो गेजेस लगे होते हैं, डबल स्टैंड जो क्या कहेंगे, 2 स्टेज के रेगुलेटर होते हैं, वही इस्तेमाल कीजिए। 2 स्टेज का रेगुलेटर आपको बचा के रखता है, आपकी ज़िंदगी बचा के रखता है। नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 3000 3,500 पाउंड प्रेशर हो सकता है नाइट्रोजन का,
तो दोस्तों बढ़िया से अगर आप अपने इक्विपमेंट रखेंगे, हमेशा आपकी जीत है। आपको प्रेशर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना प्रेशर है, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि लीकेज तो नहीं हो गया, हम देखने जा रहे हैं पंपिंग तो नहीं डाउन हो गया, हम देखने जा रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट प्रॉपर चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा प्रेशर का आइडिया होना चाहिए, लेकिन हम प्रेशर पर बेस करके गैस चार्जिंग नहीं करेंगे, वो तो हम तोल के ही करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से लीकेजेस पॉसिबल होते हैं, लीकेज हो सकते हैं। कई बार कॉइल इंटरनल जो है वो एयर की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स आते हैं उससे कॉइल गल सकता है, आउटडोर का कॉइल भी गल सकता है। जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे कॉइल्स जो हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो सारा देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कॉइल ये गल गया है, एक जगह ब्रेज कीजिएगा, दूसरी जगह से लीक कर जाएगा। तो देखिए कि वो ब्रेजेबल है भी कि नहीं, हम ब्रेजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज करिए। तो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड दिखाया गया है रेफ्रिजरेंट का। चार्जिंग के टाइम पे हम पहले लीकेज को चेक करते हैं नाइट्रोजन डाल के। दोस्तों 100 पाउंड में सारे लीकेजेस मिल जाते हैं, अननेसेसरी 200 300 400 पाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बेटर है कि 100-150 पाउंड में मैक्सिमम लीकेजेस हमको मिल जाते हैं। हमारे पास लीक डिटेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको ही लीक डिटेक्ट करते हैं। तो अच्छा सा लीक डिटेक्टर आपको हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देगा। सोप बबल भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, आराम से इससे भी लीकेज मिल जाता है। प्रॉपर ब्रेजिंग सेट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से ब्रेस कर सके। प्रॉपर आपके पास टॉर्च होना चाहिए, इस टॉर्च के साथ साथ जो ब्रेजिंग रॉड है वो भी अच्छी क्वालिटी की हमेशा लीजिए। डुप्लीकेट ख़राब सी रॉड हमेशा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और प्रॉपर ब्रेजिंग नहीं हो पाएगी। कभी भी किसी चार्ज सिस्टम को जिसमें नाइट्रोजन चार्ज हो या रेफ्रिजरेंट है हम ब्रेज नहीं करते, नहीं तो हमेशा एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। अलग अलग करके हम आउटडोर का कंडेंसर अलग करके उसका लीकेज अलग से पानी में डिप करके भी बहुत से लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कूलिंग कॉइल को प्रेशर डाल के पानी में डिप करके भी आप चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन का दबाव यहाँ 300 लिखा है, आप चाहें तो रखें, नहीं तो 150, 200, 200 में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 2 आवर्स के लिए उसको अगर छोड़ देंगे नाप के, उसके बाद अगर वो सेम उसी पोजीशन में हमको 2 घंटे बाद भी मिलता है, दैट मीन्स लीक नहीं है। और अगर गिरावट आती है दैट मीन्स कहीं लीकेज है, ध्यान से चेक करिए उसको। अब आपके पास वैक्यूम पंप प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि हम गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं। वो सारी बातें निकाल दी अपने दिमाग से कि हम ऐसे सक्शन से इसका प्रेशर निकाल देंगे और लूज़ करके और इधर से गैस चार्ज कर देंगे और सेल्फ वैक्यूम कर देंगे, या हम फ्रिज का कंप्रेसर ले जाएंगे, सरिया उसमें जोड़ के उसको टांगने का बना लेंगे और हम उससे वैक्यूम कर लेंगे। दोस्तों इससे आपके बिजनेस को लॉस होता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज़ कीजिए ताकि आपके बिजनेसेस को, ये पंप कितने का होगा, 6-7-8 हज़ार का होगा, लेकिन आपको 1 साल में ये अगर 80,000 रुपये बचा के दे रहा है तो बहुत जल्दी ये अपनी वैल्यू आपको निकाल के दे देता है। इसी तरह से आप वैक्यूम देखने के लिए वैक्यूम गेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आप एक मैनीफोल्ड की मदद से एक रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर रहे हैं किसी एयर कंडीशनर में, वैक्यूम भी कर रहे हैं, गेज में देख भी रहे हैं। कहते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर अगर हमने उसको 1000 माइक्रोन तक वैक्यूम कर लिया है तो वो कैपेबल है कि बढ़िया काम कर सके। यहाँ पे हम तोल के रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं। हमें पता है कि जब हम तोल रहे हैं तो हमारा जो ये चार्जिंग लाइन है जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है इधर, और इधर हमारे केन से कनेक्टेड है, इसको मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसीलिए हम अपने जो हमारे वॉल्व्स हैं, जो भी हमारे कंट्रोल्स हैं, उसको फिक्स जगह पे रोक के रखते हैं ताकि उसके मूवमेंट से यहाँ पे हमारा वेइंग चेंज ना हो जाए, वेट चेंज ना हो जाए। तो केयरफुली, इत्मीनान से, ये तो बहुत आराम का काम है, सुकून से गैस चार्ज कर दिए। जल्दीबाजी में यही काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का बहुत क्लियर सिस्टम दिखाया गया है। हम अपने मीटर को, टेयर होता है उसमें जिसमें वो सब कुछ रखने के बाद ज़ीरो कर लेते हैं। फिर जब धीरे धीरे आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे इस वॉल्व से तो यहाँ पे सब आपको दिखाई भी देगा
और रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी धीरे 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 चार्ज होगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कंप्रेसर को चला लें, हम एसी को ऑन कर लें तब चार्ज करें। ज़रूरी नहीं है। बढ़िया वैक्यूम कीजिएगा तो तकरीबन 90%, कई बार 100% रेफ्रिजरेंट आपका आराम से चार्ज हो जाएगा। फिर आप एयर कंडीशनर को चलाइए। लेकिन अगर आपने चला लिया है, अब आपको बहुत स्लो चार्ज करना है। अगर आपने रन कर लिया है तो फिर आपको बहुत स्लो चार्ज करना है, बहुत तेज़ चार्ज नहीं करना है अगर आपने कंप्रेसर चला लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली गैस चार्ज कर सकते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ में। थोड़ा मैं स्लो हो जाता हूँ यहाँ पे, ताकि जो लोग पढ़ के करना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। एक्यूरेट अमाउंट, एक्यूरेट चार्जिंग, बढ़िया वैक्यूम, 100% सेटिस्फैक्शन और फर्स्ट क्लास कूलिंग। एंड में आप चाहें तो बैक प्रेशर देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जब आपने तोल के चार्ज किया है तो सब कुछ सही रहने वाला है। एंड में बिल्कुल आखिर में जब आप सब क्लियरिटी कर रहे हैं, सब चीज़ें क्लोज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर ज़रूर देखिए, एम्पेयर ज़रूर देखिए, नॉइज़ ज़रूर देखिए, फिटिंग्स को ज़रूर देखिए, लूज कनेक्शंस को ज़रूर देखिए। और फिर वही बात कि इन और आउट के टेम्परेचर में 10-12 डिग्री का चेंज आना चाहिए 5 से 10 मिनट के अंदर। एवरेज आप 20 से 30 मिनट यूनिट को चेक करिए रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के बाद। भाग दौड़ी में ना रहिए, बढ़िया काम आपने किया है, बढ़िया कूलिंग आएगी, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा और आप भी जो पैसा ले रहे हैं उसकी वैल्यू आपको फुल मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो डिफेक्ट है हम वही डिफेक्ट देखेंगे। हर बार हम ये नहीं बोल के आ जाएंगे कि इसमें गैस कम है। फिर मिलेंगे दोस्तों।